नमस्ते। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, अभिनंदन, अभिवादन। मित्रों, आज मैं एक अलग विषय पर आपसे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और आज की टाइटल भी थोड़ी-सी अलग है और आज की टाइटल है बैक विथ बैंग। इसका मतलब क्या हुआ? बैक विथ बैंग। मतलब आप सभी लोग जिन्होंने कि बीएमएस पूरा कर लिया है वो एआईपीजीटी 31 जुलाई को 31 जुलाई को अपीयर होंगे और अब पीजी की सीट्स सेलेक्ट करेंगे अपने अपने मार्क्स के अनुसार, अपने अपने डिसिप्लिन की चॉइस के अनुसार। होता ये है कि हमने स्वयं एक शिक्षक के रूप में देखा है कि बीएमएस में जो लड़का बहुत आगे जाता है, फर्स्ट ईयर में टॉप करके आता है, आते आते फाइनल तक वो पता नहीं कहाँ खो जाता है। और फिर जो बैक बेंचर रहते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वो आते आते एआईपीजीटी टॉप करने लगते हैं। तो ये क्या रहस्य है, इसके बारे में फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन आज मैं आपसे ये बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि कैसे आपका मार्क्स अच्छा आ जाता है और आप अंडर 200 रहते हैं, अंडर 100 रहते हैं, जहाँ पर कि आपको सारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स के ऑप्शन ओपन हैं। आप जहाँ चाहें वहाँ एडमिशन आपको मिल जाए। आप जिस डिसिप्लिन में चाहें उस डिसिप्लिन में आपको एडमिशन मिल जाए पीजी में। तो ये आपको तय करना थोड़ा सा एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा होता है कि हाउ यू हैव टू सेलेक्ट योर पीजी ब्रांच when you have a very good marks and you can opt any branch at any institute. So with the title of this, back with the bang, back with the bang, BANG, मतलब धूम धड़ाके से वापस आइए, अपनी पोजीशंस को लीजिए। एक बार आप यूजी में आए थे, अब पीजी में आइए, कहने का अर्थ ये है। तो चलिए, अभी मैं आपको शुरू में सिर्फ पहले सेक्टर में ये 4 इंस्टीट्यूट्स को लेकर चलता हूं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद सरिता विहार न्यू दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा डीम्ड यूनिवर्सिटी जयपुर, इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर, एंड ऑफ कोर्स फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और इंसार्ट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। These 4. मैंने सोचा कि मैं ऐसा क्यों बनाऊं, तो ऐसा हुआ कि आजकल थोड़ा मैं एक YouTube पर अपने सारे जो अनुभव हैं उनसे आपसे शेयर कर रहा हूं और उनकी टाइटल्स हमने दे रखी है रूल्स द रेगुलेशन, क्योंकि उस बारे में ओपिनियन लोगों की थोड़ा सा अवेयरनेस कम है। और अभी मैंने चर्चा की है कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स कैसे दवाइयाँ अपनी बना सकते हैं, उनको लाइसेंस चाहिए कि नहीं चाहिए, आयुर्वेदिक दुकान खोलने के लिए क्या चाहिए, वगैरह वगैरह। फिर एक तमाम जो कन्फ्यूजन्स हैं उन पर बातचीत चल रही है। तो उसी बीच जैसा कि YouTube सजेस्ट करता है, मैंने देखा कि कोई एक 5 मिनट का वीडियो मेरे सामने आया और उसमें एक स्टूडेंट ही बोल रहा था कि आप कहाँ एडमिशन लें। उसने कुछ कंपेरिजन किया था 2 इंस्टीट्यूट्स का। मैंने पाया कि उसमें बहुत फैक्चुअल गलतियाँ हैं और फिर मेरे मन में आया कि देखिए, आजकल तो YouTube और रील और शॉर्ट्स का ज़माना है, हम लोग भी इसमें शामिल हैं इस ज़माने में। तो इसमें जिसको बहुत हद तक लोग अपनी व्यूअरशिप के लिए या कुछ ना उनको डालना है, रोज़ डालना है, तो कुछ ना कुछ अपना बात करते रहते हैं। तो जब मैंने उसका सुना तो मुझे लगा कि ये तो कुछ ठीक नहीं है। और वैसे भी पिछले 10 दिन से ही मैं खाली सक्रिय हूँ। इतने टाइटल्स पर मुझे बोलने के लिए और बड़े सीनियर लोगों के, इंक्लूडिंग प्रोफेसर एल.के. द्विवेदी, इंक्लूडिंग प्रोफेसर आर.एस. शेट्टी, सारे लोग मुझे सजेस्ट कर रहे हैं कि इन विषयों पर बात करिए, इन विषयों पर बोलिए। और मैं धीरे धीरे एक एक करके ले रहा हूँ। यहाँ भी मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इस विषय पर भी बात करिए। हमने कहा ठीक है, करता हूँ। तो आज मैं इस विषय पर हूँ कि आप टॉप 100 है और आपको इन चारों इंस्टीट्यूट्स में से कौन सा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना चाहिए। आपके पास चॉइस सारी अवेलेबल है, चारों इंस्टीट्यूट। तो चलिए, सबसे पहला मैं फर्क यहां पर कर दूं।
कि आपकी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। आप इन चारों इंस्टीट्यूट्स में से कब किसको आप चयन करना चाहेंगे, उसकी बेसिस क्या होगी सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट्स की, और किस आधार पर आप करेंगे। तो यहाँ 3-4 पॉइंट्स मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपकी चॉइस क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं। आप काय चिकित्सक बनना चाहते हैं, शल्य वाले बनना चाहते हैं, प्रसूति में जाना चाहते हैं, मौलिक सिद्धांत में जाना चाहते हैं, द्रव्य गुण में जाना चाहते हैं, रसशास्त्र में जाना चाहते हैं, आपकी चॉइस क्या है। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो सुपर 100 के 100 हैं वो क्लिनिकल ब्रांच में ही जाएंगे तथाकथित। हाँ, तथाकथित इसलिए कि जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल एलोपैथी की, उसने परसों ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि डॉक्टरों की कमी को देखते हुए एनाटॉमी फिजियोलॉजी वालों को ओपीडी मिलेगी। ये नई सूचना है, इसको आप लोग जान लीजिए। और अब सारे एलोपैथिक कॉलेजेस में जितने भी ये ब्रांचेस हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, इनको ओपीडी अलॉट होने जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत कमी है। तो अब कोई क्लिनिकल नहीं बचा और कोई नॉन क्लिनिकल नहीं बचा। ओपीडी लेवल पर वहां भी जाहिर है, और हम लोग पहले से भी कहते थे कि हम लोग तो पीजी में सारे क्लिनिकल हो जाते हैं। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट एलोपैथी वालों ने ले लिया। परसों नोटिफिकेशन हुआ है इस बारे में, जस्ट चेक इट। तो चलिए, फिर भी आप अपना एक डिसिप्लिन चुनिए। फिर आप डिसिप्लिन में टटोलना ये शुरू करिए कि इस डिसिप्लिन में कहाँ का डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है। ये जो 4 इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने काय चिकित्सा तय कर लिया कि मुझे काय चिकित्सा में जाना है या प्रसूति में जाना है, तो यू जस्ट से डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति तंत्र ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति तंत्र ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति तंत्र ऑफ द जयपुर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति तंत्र ऑफ द जामनगर। आपकी चॉइस अगर प्रसूति में जाने की है तो पहले आप ये चारों इंस्टीट्यूशंस में आप ये देखिए कि प्रसूति के डिपार्टमेंट्स कैसे हैं। तो इन डिपार्टमेंट्स को देखने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले आप वहां पर जो फैकल्टी हैं अपॉइंटेड, जो शिक्षक हैं वहां पर, उनकी प्रोफाइल देखिए विभिन्न विभिन्न सूत्रों से। उनकी जो वेबसाइट पे है उससे तो देखिए ही देखिए। आपके सीनियर्स उन कॉलेजेस में होंगे, उनसे पता करिए कि सर की या मैडम की ओपीडी कितनी चलती है प्रसूति में। केसेस को देखिए, उनके वेरिएशन ऑफ केसेस को देखिए, उनकी अवेलेबिलिटी को देखिए, और फिर फाइनली ये देखिए कि फुटफॉल कितना है। और अगर मतलब एक चीज मैं रिपीट कर रहा हूं, तो आप उस डिपार्टमेंट को इवेल्युएट करिए। अच्छा, उसके बाद अगर आपके मन में ये है कि मैं अगर जयपुर में जाऊंगा या जाऊंगी तो मुझे इस टीचर का एक्सपोजर, मुझे इसके साथ ही बस अपनी थीसिस करनी है, ये भी एक बहुत मायने रखता है। तो ये भी देख लीजिए कि आपको इस साल उसकी संभावनाएं वहां पर बनती हैं कि नहीं। ये तो इंटरनल बात होती है कि इस बार मेरिट में किसको जा रहा है, किसको नहीं जा रहा है, और कौन सी मेरिट जा रही है। एनी हाउ, ये थोड़ा सा इनर बात हो गई, लेकिन आपको डिपार्टमेंट इवेल्युएट करना चाहिए पहले अपनी डिसिप्लिन के हिसाब से। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमको पहले लेवल पर बनना क्या है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये भी होता है कि अरे जो भी पीजी में मिल जाएगा कर लूंगा, पीजी करनी है, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन जो आपका पैशन है, जिसके लिए आप पैशनेट हैं, जिसके लिए आप एकदम ईगर हैं, उस ब्रांच को अपने दिमाग में जगह दीजिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी चॉइस यही थी, पहली शल्य थी और दूसरी रसशास्त्र थी। और शल्य इसलिए कि अगर आप देख रहे होंगे तो लोग कहते हैं कि सर्जन फिंगर्स है, तो 1 नंबर से नहीं मिली सर्जरी, और दूसरे नंबर पर मेरी रसशास्त्र थी तो मुझे मिली। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो मैं एक एक करके जरा इंस्टीट्यूट्स का कंपैरिजन कर देता हूं। किससे करूं? सबसे पुराने वाले से ही करता हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं पीजी, यूजी पीजी स्टडीज के। तो यदि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो यहाँ की बेड स्ट्रेंथ पर जाइए। तो यहाँ की बेड स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 200 है। देखिए, बेड स्ट्रेंथ भी कई तरीके से शो की जाती है।
चूंकि मेरा ये प्राइवेट कन्वर्सेशन है इसलिए मैं बोल सकता हूँ। एक बेड स्ट्रेंथ जो कि एक्चुअल है, जैसे लोग पूछते हैं कि आप कहाँ नौकरी करते हैं, तो कहते हैं विप्रो में, तो अगला सेंटेंस आता है कि व्हाट एक्चुअली यू डिड इन विप्रो। इसका मतलब थोड़ा ना कि हम विप्रो में काम करते हैं, अरे विप्रो में आप क्या करते हैं, तो अगला सेंटेंस आता है कि व्हाट एक्चुअली यू डिड इन विप्रो। इन द सेम वे ये जो बेड स्ट्रेंथ है ना हर इंस्टीट्यूट की, वो अलग अलग होती है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। एक बेड स्ट्रेंथ जिस पर कि पेशेंट एडमिशन हो रहे हैं, दूसरी बेड स्ट्रेंथ होती है जो एनसीआईएसएम की विजिट में दिखाई जाती है, और तीसरी बेड स्ट्रेंथ होती है कि अगर आप नाव एक्रेडिटेड हैं तो वहां क्या आपने कर रखा है। तो चलिए अब ये चीजें आपको जाननी चाहिए। तो एक बेड स्ट्रेंथ जिसमें कि एक्चुअली पेशेंट एडमिट होते हैं वो यहाँ करीब 200 है। फिर आप ये देखिए कि एवरेज फुटफॉल ओपीडी में कितनी है। तो एवरेज फुटफॉल ओपीडी में बीएचयू की अराउंड 500-600 है, क्योंकि यहाँ पर डिस्पेंसिंग मेडिसिन भी फ्री नहीं होती है। बेड ऑक्यूपेंसी आईपीडी की यहाँ कंपैरेटिवली चारों इंस्टीट्यूट से काफी कम है। उसके ढेर सारे रीजन है, ऑलमोस्ट इट इज जस्ट 50-55%। अब फिर आता है कि यहाँ स्टाइपेंड कितनी है, तो इन चारों इंस्टीट्यूट्स में सबसे ज्यादा है। रेजिडेंसी स्कीम है और हर साल बढ़ती है, जैसे डीए बढ़ता है ना सरकारी कर्मचारियों का 3% 2%, तो यहाँ भी हर साल स्टाइपेंड बढ़ती है, फिक्स नहीं है। इट्स a salaried stipend, residency stipend. It is about almost 1 lakh. Then the facilities, तो आपको यहाँ पर 100% हॉस्टल मिल जाता है। फिर आपके कितने चांसेस हैं, खाली आपका सब्जेक्ट नहीं होता, पर्सनालिटी ग्रो करना, आपकी पर्सनालिटी में आपको कितना एक्सपोजर मिलता है। फॉर दैट रीजन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज द बेस्ट। 143 departments of the different knowledge of the discipline. आप जो रिसर्च करना चाहते हैं, आपके लिए पूरी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, आपके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस है, आपको हर डिपार्टमेंट है। बस ये चाहिए कि आपको झील चाहिए, इंथुसिज्म चाहिए, और ऐसी ऐसी मशीनें हैं जो कि ऑल इंडिया लेवल पर 2 या 3 जगहों पर ही हैं। सेंट्रल डिस्कवरी सेंटर यहाँ खुल गया है, CDC, जहाँ पर कि आप बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आपको क्यूरिकुलर एक्टिविटीज के अंतर्गत रिसर्च फैसिलिटीज सबसे अधिक है और बहुत इजीली अवेलेबल है। आप अपने हेड से, अपने सुपरवाइजर को लिखेंगे, अपने हेड से फॉरवर्ड करवाएंगे, और आप जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, व्हाटसोएवर एट इवन द लेवल ऑफ एग्रीकल्चर एंड IIT, यू आर वेलकम। हमारी टीचिंग स्ट्रेंथ जो है, अब आती है कि हमारे पास सीट कितनी है। सबसे कम जस्ट 54, एडमिशंस ऑन 50, बहुत टफ कंपटीशन है। हमारी टीचर्स की स्ट्रेंथ कितनी है, अबाउट 100, बड़ा रेशियो अलग अलग है। और फिर अब आप पूछिए कि रिजर्वेशन कितना है यहाँ, तो गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन के अतिरिक्त 50% सीट्स यहाँ पर इंटरनल 1 ईयर के लिए जो अपीयरिंग बैच होता है, जैसे कि इस साल अपीयरिंग बैच जो होगा वो हर साल एक ही चांस मिलता है, वो 50% के लिए वो, और अगर आप उस साल नहीं हुए तो दूसरे साल आप ऑल इंडिया के कैटेगरी में चले जाते हैं। तो एक बैच को, एक अपीयरिंग बैच को पीजी में 50% रिजर्वेशन मिलता है। जैसे कि अगर ये 2023 में हो रहा है तो 2017 बैच के जो एडमिशन है BMS के, उनको 50% रिजर्वेशन मिलेगा, बाकी किसी और को नहीं मिलेगा। 16-15 वाले अगर वो अनसक्सेसफुल है तो वो ऑल इंडिया कोटे में जाएंगे। तो ये हो गई आपकी BHU। अभी हम फिर लौटेंगे ऊपर। अब आइए कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ का अच्छा है, उसके लिए एक राउंड और चलेंगे। अभी तो हम खाली बेसिक्स पर आ रहे हैं। अब चलते हैं, BHU के बाद एस्टेब्लिश हुआ जामनगर, हालांकि पीजी स्टडीज BHU से भी पहले जामनगर में हुई हैं।
पीजी स्टडीज पूरी हिंदुस्तान में सबसे पहले जामनगर में शुरू किया गया था. What is the status of the Jamnagar? And nowadays it is the best, having the best status. It is the Institute of National Importance and under the name of the ITRA, Institute of Teaching and Research in Ayurveda. So here beds are 300. Daily footfall of the patients is about 800 average. PG seats are 90. And what is most important, 100% open for the all India. No reservation is now in the ITRA Jamnagar. That is the best thing here. And the faculty is about here 50 core faculty, which will guide you. And the stipend is about 62,000 per month. So these things are there, where occupancy rate of the IPD is very high, almost full. So what you can do at Jamnagar for the research purposes? Yes. In BHU for PG scholar, there is no separate fund apart from their stipend. That yes, department may help and department may spend something, but in the Jamnagar, the best thing which I witnessed during my learning phase up there for the 7 year, that every student allotted a fixed money to expend on the research. And if that money is not sufficient, then I used to go to the department of Maulik Siddhant and request to Professor R.R. Dwivedi, sir, हमारे एक स्टूडेंट का यहाँ पर ये कम हो रहा है, आपके स्टूडेंट पे उतना खर्च नहीं हुआ है एक्सपेरिमेंटल का, आप अपना फंड थोड़ा हमको दे दीजिए. एंड वेरी जेनरसली, इवन टुडे आई एम ग्रेटफुल टू प्रोफेसर R.R. द्विवेदी, वो हमारे डिपार्टमेंट को, हमारे स्टूडेंट्स को फंड ट्रांसफर कर देते थे रिसर्च के लिए, क्योंकि हमारा बहुत काम होता था साथ में, बहुत पैसे बच्चों के खर्च होते थे और संविदा में थोड़ा कंपेरेटिवली कम होता था. तो मैं उनके यहाँ से पैसे ले आता था. उनका वो जानते थे कि आनंद चौधरी आएगा, मेरे से पैसे मांगेगा और ले जाएगा. तो ये हर साल का ट्रेंड था वहाँ पर कि, और उनके यहाँ उतना खर्च नहीं होता था. तो ये फैसिलिटी जामनगर में सबसे अच्छी है कि इंडिविजुअलाइज्ड, आपके पास एक निश्चित बजट है और आपको वहाँ पे मिलेगा. और अब आपको अगर बाहरी रिसर्च करनी है तो आपको बड़ोदरा तक जाना पड़ता है, आपको गांधीनगर तक जाना पड़ता है, क्योंकि जामनगर शहर टेक्निकली इतना साउंड नहीं है. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे नहीं हैं. अगर आपको हायर स्टडीज़ के लिए हायर इन्वेस्टिगेशंस कराने हैं तो आपको थोड़ा बड़ोदरा तक की सैर करनी पड़ती है और गांधीनगर की सैर करनी पड़ती है. अब तीसरे इंस्टीट्यूट पर आते हैं. मैं एस्टेब्लिशमेंट ईयर के हिसाब से चल रहा हूँ, मेरिट के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ. कि जब मैंने सबसे पहला नाम लिया तो वो सबसे श्रेष्ठ है, जो दूसरा नाम लिया वो उसके बाद श्रेष्ठ है. दिस ऑर्डर इज ओनली द ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. नाउ कम टू द NIA DU जयपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, डीम्ड यूनिवर्सिटी जयपुर. अपने आप में शानदार, पहले डीम्ड यूनिवर्सिटी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, जैसे कि जामनगर पहला सेंट्रल गवर्नमेंट का है अंडर द कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. तो भाई यहाँ की क्या कहानी है, चलिए इसको भी समझते हैं. अभी पीछे की कहानियां सब अभी भूल जाइए कि जयपुर पीछे कैसा था, जामनगर पीछे कैसा था, BHU पीछे कैसा था, उस पर अभी मत जाइए. वो तो जहां आपका एडमिशन होगा पीछे का आप खुद जान जाएंगे सब कुछ. हाँ, सब कुछ जान जाएंगे. अभी आज आप खाली ये सोचिए कि 31 जुलाई को मुझे एग्जाम देना है और फिर मुझे किस इंस्टीट्यूट में जाना है. 10 साल पहले जामनगर क्या था, 10 साल पहले जयपुर क्या था, 10 साल पहले BHU क्या था, वो अभी भूल जाइए. अभी कंटेम्परेरी में चलिए एकदम से कि ये है, मुझे इतना स्कोर करना है और मेरा स्कोर बहुत अच्छा आ गया है, अंडर 100 हूँ, तो मुझे कहाँ एडमिशन लेना है. पीछे का इतिहास भी मायने रखता है, लेकिन अभी बाद में. चलिए साहब, जयपुर. तो जयपुर में टोटल बेड 320 है प्रैक्टिकली, जहाँ पेशेंट एडमिशन हो रहे हैं. पेशेंट फुटफॉल एवरेज 1400 के आसपास है. कैचमेंट एरिया इनका पूरा जयपुर के आसपास का. जामनगर का भी कैचमेंट एरिया पूरा जामनगर के आसपास का है OPD में, लेकिन BHU का कैचमेंट एरिया थोड़ा बहुत बड़ा है.
बीएचयू के कैचमेंट एरिया में पेशेंट्स के सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में आप समझ लीजिए कि बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नेपाल तक के मरीज आते हैं। बहुत बड़ा कैचमेंट एरिया है बीएचयू का। मध्य प्रदेश में रीवा तक के लोग आते हैं, क्योंकि एक बड़ा हॉस्पिटल, टर्शियरी हॉस्पिटल है। अगर आप मॉडर्न को भी जोड़ दें यहाँ पर तो बेड्स की संख्या तकरीबन 1500 हो जाती है, जिसमें आयुर्वेद मात्र 200 है। तो कैचमेंट एरिया में काफ़ी बड़ा है और बेड्स तो 1500 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। अगर ट्रामा सेंटर वगैरह सब मैं जोड़ दूँ तो ये करीबन 2000 जाएगा, और सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक वगैरह जोड़ दूँ तो क्लिनिकल एक्सपोजर मुझे उसी समय बीएचयू के समय में बताना चाहिए, लेकिन चलिए अभी बता रहा हूँ। लेकिन मुझे मॉडर्न का तो बताना नहीं था, बताना आयुर्वेद का ही था। लेकिन ये तो बात पर बात आ गई तो बात चल पड़ी। तो 1400 जैसे कि ये ओपीडी है आयुर्वेद की जयपुर में, तो बनारस में तो 500-600 है आयुर्वेद की। लेकिन अगर आप उस तरफ जाएंगे तो हमेशा वहां पर एक बहुत बड़े अधिकारी आए थे भारत सरकार के, तो उन्होंने कहा ये तो हमेशा कुंभ मेला यहाँ लगा रहता है। यस ट्रू, 10,000 पर डे की ओपीडी है। सारी इसके स्पेशलिटीज को मिला ली जाए बीएचयू के अस्पताल में 10,000 की ओपीडी है। आप अलग बात है कि आयुर्वेद की कितनी है, तो आयुर्वेद वाली मैंने आपको बता दिया। अब पीजी सीट्स कितनी है जयपुर में, तो 130 है, ठीक है, सबसे ज्यादा है। टीचर्स कितने हैं, तो 92 है वहां। और स्टाइपेंड कितनी है, तो वही 65,000 के आसपास है। और यहाँ भी आपकी अपनी थीसिस टाइटल के लिए बजट एलोकेशन बहुत अच्छा है। आपको थीसिस कंप्लीट करने के लिए आपको बजट दी जाएगी। अब एक्स्ट्रा फैसिलिटीज सिटी में कंपैरेटिवली जामनगर, जयपुर में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, टेक्नोलॉजी के हैं, मेडिकल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, आप वहाँ कोलैबोरेट कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ है कि थोड़ा हॉस्टल की समस्या वहाँ पर है, लेकिन वो कोई नहीं। आपकी उम्र 18 साल से वो कम थोड़े ना है जब आप पीजी में एडमिशन लेने आ रहे हैं। आप 24-25 साल के हो चुके हैं तो आप बाहर रह सकते हैं। और आजकल तो बहुत सुविधाएं हैं हर एक डेवलप शहर में। आपको खाली अपनी अटैची कपड़ा लेकर के जाना है और पीजी में रहना है, खाना भी मिलेगा आपको बड़े आराम से, है ना। तो इस तरीके के है। तो ये हाल है जयपुर का। अगर आप देखें कि वहाँ पर और क्या क्या हो रहा है, मैं एक अलग से आऊँगा उस पर। अब आते हैं सबसे नया स्टेब्लिश और सबसे बूम कर रहा इंस्टीट्यूट। हाँ, रिजर्वेशन यहाँ भी है 50% राजस्थान का, लेकिन वो पूरे राजस्थान का है। बीएचयू वाला ही सबसे खराब है, एक कॉलेज का है और 50% का है, पूरे यूपी का नहीं है। तो बड़े लकी होते हैं लोग जो बीएचयू से यूजी करते हैं, क्योंकि उनको इतना, ये एमबीबीएस वालों के लिए भी सही है कि वो जो यहाँ से एमबीबीएस और बीएमएस करता है, एक कॉलेज का 1 साल के लिए इतना भारी रिजर्वेशन मिलता है। जबकि जयपुर का रिजर्वेशन पूरे राजस्थान के लिए है। अच्छा, चलिए आते हैं अब दिल्ली। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली का क्या पोजीशन है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली की पोजीशन ये है कि वहाँ पर जो पीजी की सीट्स हैं और जो बेड्स हैं अच्छा है संख्या में। 200 उनके यहाँ बेड है, 1200 की एवरेज ओपीडी है, 34 यूनिट में है, और पीजी की सीट्स भी लगभग अराउंड, एग्जैक्ट डाटा तो मैं अभी भूल गया, हालांकि मैंने अभी किसी से बात की थी कि वहाँ कितना है, बट आई कुड नॉट मेमोराइज। लेकिन वहाँ जो सबसे अच्छी बात यह है कि कैपिटल में है, नेशनल कैपिटल में है। और नेशनल कैपिटल में होने के अपने ढेर सारे एडवांटेजेस होते हैं, एकेडमिकली एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिवली। तो दिल्ली में भी अगर आपको कुछ अच्छा रिसर्च करना है तो इंस्टीट्यूट्स की कमी नहीं है। यू कैन हैव देयर मोर देन द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। डिफरेंस इज वन कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की हर चीज़ आपको 7 किलोमीटर के एरिया में, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अपना एरिया है 2800 एकड़ का, उसमें मिलेगा। दिल्ली में आपको 60 किलोमीटर चलना पड़ेगा, तब आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में पहुंचेंगे और वहाँ पर आप रिसर्च फैसिलिटीज लेंगे।
और स्ट्रेंथ भी वहाँ की बहुत अच्छी है। तो ये एक हुई है प्राइमरी जानकारी इन चारों इंस्टीट्यूट्स की। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको अपना सब्जेक्ट देखना है। तो चलिए मैं एक मोटी मोटी बात अब फिर इन चारों इंस्टीट्यूट्स की आपसे शेयर करता हूँ, और इस पर आप कोई मेरे ऊपर मुकदमा मत ठोक दीजिएगा कि नहीं सर आपने बताया था अपने यूट्यूब चैनल पर और मैंने वहाँ पर ले लिया एडमिशन और वहाँ हमको ये तकलीफ़ है। आप वेरीफाई करिएगा खुद कि जो मैं बोल रहा हूँ या जो आप वहाँ पर सुन रहे हैं देख रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली जो है आप एडमिशन लीजिएगा। मैं तो खाली एक आपको फैसिलिटेटर हूँ, फैसिलिटेट कर रहा हूँ विद द इंफॉर्मेशन। चलिए इस बार क्रम थोड़ा उल्टा करते हैं, ऑल इंडिया से शुरू करते हैं। तो जहां तक मेरी जानकारी है तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद का इस समय बहुत बूमिंग अपकमिंग सेंटर पंचकर्म है, और फिर वहां पर शालाक्य और शल्य में भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। शल्य में ये है, शालाक्य में ये है कि जो नई पॉलिसी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की, उसके हिसाब से वो आउटसोर्स भी कर ले रहे हैं बहुत टॉप क्लास एलोपैथिक सर्जन्स को। पेशेंट उन्हीं के यहाँ रहता है, सर्जरी भी उन्हीं के यहाँ होती है, उन्हीं की ओटी में होती है, पोस्ट ऑप भी उन्हीं के यहाँ केयर किया जाता है। तो मतलब एक तरह से कहने का ये है कि वो पेशेंट उसी इंस्टीट्यूट का ही है। और लगभग लगभग सभी डिपार्टमेंट्स हैं, लेकिन बूमिंग है तो ये है। और सबसे ज़्यादा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली में जो आपको एक्सपोजर है वो सबसे ज़्यादा मिलेगा। वीआईपी इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर आपको हर हफ्ते कोई ना कोई फंक्शन होता हुआ दिखेगा, वो भी ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर। वहाँ पर हमेशा आपको एक न एक थोड़ा सा ऐसी भाषा में कहूँ तो जलसा होता हुआ दिखेगा, और आप फील करेंगे कि हाँ मैं किस बहुत अच्छे बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हूँ। तो एक आपका पर्सोना डेवलपमेंट होगा, आप डिफरेंट तरीके के लोगों को देखेंगे, आप डिफरेंट तरीके के लोगों से बात करेंगे, आपके अंदर मोटिवेशन आएगा और आप देखेंगे कि आपके स्कोप कहाँ जा रहा है। तो इस मामले में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद आपके लिए, अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, खाली आयुर्वेद दिवस और योग दिवस नहीं, जितने भी पोषण सप्ताह है या जो भी कुछ वहाँ पर हो रहा है, तो वो सीधा नोडल इंस्टीट्यूट बन जाता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, और उसकी लीडरशिप उन सब चीज़ों को करती है। तो जो वहाँ के इंस्टीट्यूट पीजी स्कॉलर्स हैं उनको काफ़ी कुछ चीज़ें सुगमता से मिलती हैं और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। और पर्सनालिटी एकेडमिक्स में आपके नॉलेज और क्लिनिकल नॉलेज के बराबर ही है, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट निश्चित रूप से बहुत अच्छा होना चाहिए। हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ एंड हाउ टू कम्युनिकेट एंड हाउ टू राइट ए बेटर वे एंड हाउ टू स्पीक इन ए बेटर वे, ये सारी चीजें आपको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में आपका एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। चलिए पीएचडी, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद की पीएचडी की लिमिटेड सीट्स हैं, स्टाइपेंड बहुत अच्छा है और वो बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से एडमिशन्स लेते हैं। चलिए अब जयपुर आते हैं, दिल्ली से जयपुर की तरफ निकलते हैं हम। तो जयपुर में जब आप आते हैं तो वहाँ भी जो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट और जो वेटिंग लिस्ट रखा हुआ डिपार्टमेंट है वो पंचकर्म है, और वहाँ भी जो सेकेंड रैंक पर चल रहा है वो शल्य है जहाँ तक मुझे सूचना है। और सेम वे द आउटसोर्सिंग एंड द योर एक्सपोजर। और जयपुर में सैमुलेटिंग मशीन्स जो कि कहीं और नहीं है, किसी इंस्टीट्यूट में नहीं है आयुर्वेद के, कहीं बहुत सारे एलोपैथिक के बीच कॉलेजेस में नहीं है। और जो टॉप क्लास की लेबोरेटरीज हैं जो कि और किसी इंस्टीट्यूट्स में नहीं है, जो NABL से है, जो कि वहाँ पर जितना आपका एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ के लिए जिस तरीके से आप रैट्स और माइस को जो रखने की फैसिलिटीज़ हैं वो और कहीं नहीं है, सबसे अच्छा जयपुर है। तो जयपुर भी आपको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर देता है। और टूरिस्ट सेंटर तो है ही है। अब्रॉड देखिए, अब्रॉड पेशेंट्स तो भारत में कहीं और जाते हैं, इसीलिए मैंने अभी एक वीडियो किया है 3-4 दिन पहले कि भाई आप गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूशंस में आइए। तो अब्रॉड पेशेंट्स की ऑल इंडिया में भी नहीं है उतने, और जयपुर में भी नहीं है, जबकि वो टूरिस्ट सेंटर दिल्ली भी है, टूरिस्ट सेंटर जयपुर भी है। तो दैट इज द लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नथिंग एल्स। ओके, among those people, not among us,
फिर द्रविड़ डिपार्टमेंट वहाँ का काफ़ी प्रोग्राम चला रहा है कॉस्मोसिटिकल्स पर, फूड न्यूट्रास्यूटिकल्स पर, और बाकी डिपार्टमेंट्स भी बहुत अच्छा एक्सपोज कर रहे हैं, और एक टीम वर्क में जयपुर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो जयपुर भी आपके पीजी स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा होगा, और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के जो भी फंक्शंस होते हैं वो लोग भी बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के डायरेक्ट पार्ट है। दे आर द फेस वैल्यू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अब आते हैं जामनगर। तो जामनगर में भी सेम स्टोरी है, सबसे अच्छा डिपार्टमेंट वहाँ भी पंचकर्म चल रहा है, वहाँ भी शल्य में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, सारे प्रोग्राम्स भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। बस आपकी जो पर्सोना डेवलपमेंट का है तो वहाँ WHO के कुछ स्कीम्स चलते रहते हैं, कार्यक्रम चलते रहते हैं, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते रहते हैं। यू कैन बट दिल्ली जयपुर मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और जामनगर अपने आप में दोपहर में सोने वाली सिटी है। 3 घंटा हम लोगों को तान के सोते थे पूरी यूनिवर्सिटी में। मैं कभी नहीं सोया। आप रिकॉर्ड चेक करा सकते हैं। जब मैं था वहाँ पर तो मेरे डिपार्टमेंट के लड़कों को सोने को नहीं मिलता था, और पूरा वो गैप होता था, उन लोगों को सही समय पर आना पड़ता था, और मैं खुद बैठा रहता था वहाँ पे, और तो शहर तो 3 घंटे के लिए बंद हो ही जाता था। तो जामनगर अपना में एक छोटा बहुत चिल सा, अगर आपको लाइफ एंजॉय करनी है और बस कोई टेंशन नहीं, कोई एकदम मज़े में रहना है, तो जामनगर सबसे अच्छी जगह है। बढ़िया खाइए, बढ़िया रहिए, वहाँ बहुत ठंडी हवा मिलेगी आपको शाम को सी बीच की। वो स्वर्गीय बघेल सर कहा कर सकते, जो हमारे मेंटर थे, कि हम लोग तनख्वाह खाते हैं हम सरकार की, और हवा खाते हैं भगवान की। तो जामनगर इतना अच्छा शहर है, वेदर वाइज भी शाम को भी बहुत अच्छा आपको मिलेगा। हाँ, फैसिलिटी आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी कोई ठीक है, बड़े शहरों की बड़ी बात, लेकिन जामनगर भी कोई कम नहीं है। कनेक्टिविटी थोड़ी सी कठिन है एयर से, क्योंकि एक ही फ्लाइट जाती है, और बाकी तो चलिए आते हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा डिपार्टमेंट, अब मैं इसको बोलने में डर रहा हूँ कि मैं यहाँ के किस डिपार्टमेंट को सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कहूँ, लेकिन मुझे तो कहना ही पड़ेगा, बोलना तो है ही है। तो देखिए, बेड ऑक्यूपेंसी, पेशेंट रेशियो, यहाँ भी सबसे ज़्यादा शल्य डिपार्टमेंट का है, और एंडोरेक्टल के लिए तो एक दिन में 300 350 की ओपीडी अकेले की हो जाती है। और यहाँ जो भी सर्जरी होती है वो आयुर्वेदिक सर्जन ही करते हैं, आउटसोर्सिंग नहीं है यहाँ, और वो सारी सर्जरी करते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन BMS MS आयुर्वेद है। यहाँ कोई आउटसोर्स का सर्जन नहीं आता है, रेयरली। जब कोई केस बहुत फंस गया तो रिफरल सिस्टम है, और हम लोग सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के पार्ट हैं, तो वो लोग भी आपस में रेफरल लेते हैं। जब उनके सर्जन्स भी वो न्यूरो सर्जन्स को बुला लेते हैं, जो भी होता है, तो उस रेफरल सिस्टम का फायदा हमको मिलता है। और जब भी मतलब BHU को लोग मिलता है, तो उस रेफरल सिस्टम के अंतर्गत अगर कोई केस फंसता है तो ये लोग मॉडर्न से उस पर्टिकुलर केस के लिए ड्यूरिंग ओटी बात करते हैं, और इतना अच्छा कोलैबोरेशन है कि लोग आते हैं। तो सबसे बेस्ट अगर यहाँ पर एनोरेक्टल के लिए जो चल रहा है, वो जिसके की धूम मची हुई है, तो वही होना चाहिए। अब बात आती है कि आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो देखिए भाई, फैक्ट्स बोलना चाहिए ना मुझे, क्योंकि मैं तो कहता हूँ ना कि सत्य डोलता है तो आनंद चौधरी बोलता है, तो मैं तो सत्य ही बोलूंगा। तो भाई देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का यहाँ एक भी कार्यक्रम नहीं आयोजित होता है, और हो भी गया तो बड़ा ऐसे तैसे होता है। तो इसलिए होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यहाँ पर पैसा ही नहीं देती है, फंड ही नहीं है। हमारा अटैचमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से नहीं है। हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से किसी रूप में फाइनेंशियली एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं जुड़े हुए हैं, बी क्लियर। हम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से सिर्फ इमोशनली जुड़े हुए हैं, और बाकी जो 3 इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उनकी अम्बलाइकल कार्ड ही मिनिस्ट्री आयुष में जुड़ी हुई है। जयपुर, जामनगर, दिल्ली का अम्बलाइकल कार्ड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है। सारा नरिशमेंट, सारी चीजें वहीं से मिलती हैं। हम लोगों को बस दूर से जो एक हम लोग जो शुरू में तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, BHU is the part of Ministry of Education of the Government of India, and under UGC we have no financial or administrative relationship with the Ministry of Ayush. Yes, मैंने कहा ना कि हम लोग इमोशनल रिलेशनशिप में हैं, आप आयुर्वेद के, हम आयुर्वेद के। और फिर बहुत सारा गंगा में पानी बह चुका है। किसी जमाने में BHU ही BHU था, और आज BHU कहीं नहीं है। उसके ढेर सारे कारण हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि BHU ही उसके लिए जिम्मेदार
और भी ढेर सारे कारण हो सकते हैं। फिर भी बीएचयू एक लास्ट ग्लोरी नहीं है। बीएचयू इज even today, BHU has its own importance, an own kind of the vitality, an own kind of potentiality. ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना एक्सप्लोर कर पाते हैं। जैसे मैंने कहा पहले कि एक कैंपस में आप साइकिल उठाइए, अब तो साइकिल का जमाना नहीं, अपनी बाइक उठाइए और देखिए, घूम आइए। 84 हॉस्टल्स एक रोड पे हैं, 64 डिपार्टमेंट्स एक रोड पे हैं। आप वेबसाइट चेक करिए, देखिए आपको क्या करना है, आपके उसका एक्सपर्ट आपको अवेलेबल है, और आप जब जाएंगे तभी आपको तुरंत एक को गाइड बनने के लिए तैयार मिलता है। वो तो आपके ऊपर है, आपके सुपरवाइजर के ऊपर है कि आपसे वो कितना आपको यूटिलाइज करता है और कितना बनाता है। द बेस्ट है। फिर भी अगर आप अपनी हवा को मजबूत रखते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हवा तो लग जाती है इतना हाई स्कॉलरशिप लेने पे। और एक बात आपको और बताऊं, ये जितने 4 इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा सैलरी भी बीएचयू के ही टीचर को मिलती है। और ये जो 4 इंस्टीट्यूट्स हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा सैलरी भी बीएचयू के ही स्टाइपेंड्स को मिलती है, एमडी तक। पीएचडी में बहुत कम है। यहाँ पीएचडी में वो इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा है, यहाँ तो बहुत कम है पीएचडी में। और यहाँ का ही टीचर सबसे ज्यादा सर्विस रूल से एस्टेब्लिश्ड है। 65 ईयर रिटायरमेंट एज है, यूजीसी से जुड़ा हुआ है, कुछ भी उसको अपने आप मिलना है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष वाले इंस्टीट्यूट्स को तो पता नहीं कितनी कितनी बॉडी से पास करा के तब मिलता है। तो यहाँ के टीचर्स बड़े खुशनसीब हैं। द बेस्ट उनकी सर्विस रूल बेस्ट उनकी सर्विस रूल है, उसमें मैं भी हूँ। बस आप पूछेंगे कि आप जामनगर छोड़ के क्यों आ गए, तो आज भी रिग्रेट करता हूँ मैं जामनगर छोड़ के क्यों आ गया। लेकिन चलिए, हर जगह की अपना दाना पानी होता है। तो लेकिन एक ये फैसिलिटी है, और यहाँ के ही स्टूडेंट को सबसे ज्यादा स्टाइपेंड मिलती है, और यहाँ के ही टीचर को सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है, और ही जस्ट एस्टैब्लिश्ड। आउटपुट कितना आ रहा है इन सब चीजों का और बीएचयू के सारी फैसिलिटीज को यूटिलाइज करने का, ये अभी विचारणीय विषय है। और भाई दुनिया में हमेशा पहिया घूमता रहता है। कभी बीएचयू ही सारी दशा दिशा निर्धारित करता था, और आज कुछ स्थिति दूसरी है, जिस पर कि अभी आज इस फोरम पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आप जो है ये देखिए कि अगर आपका टॉप लिस्ट में है 100 के, और बीएचयू के किसी अच्छे डिपार्टमेंट को आप ऑप्ट करते हैं, तो आप घाटे में नहीं रहेंगे, आपको रिग्रेट नहीं होगा। इतना मैं खाली कह सकता हूँ, ऑल इंडिया में आपको रिग्रेट नहीं होगा। NIDU जयपुर के आप अपने टॉप 100 में किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेते हैं, रिग्रेट नहीं करेंगे। जामनगर के आप टॉप 100 में हैं, इन चारों इंस्टीट्यूट्स के किसी भी डिपार्टमेंट में आपका एडमिशन होता है, तो आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा, ये मैं आपको कह सकता हूँ। ठीक। अब पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बीएचयू से अच्छी जगह नहीं है। यहाँ पर इतने ज्यादा यूजीसी के फंक्शंस होते रहते हैं, इतने ज्यादा यूजीसी के प्रोग्राम्स होते रहते हैं कि अगर आप में क्षमता है तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पर मेडल्स जीतिए, यूनिवर्सिटी लेवल पर सर्टिफिकेट्स लीजिए। अब प्राइवेट्स में आने के पहले हम ये करेंगे, आप आखिर कौन सा सब्जेक्ट ग्लोबली डिमांडेड है, ये भी क्राइटेरिया आपके दिमाग में होनी चाहिए ना, कि किस सब्जेक्ट में हमारी करें तो हमको थोड़ा अब्रॉड क्यों मिल जाएगा। चलिए, मैंने कई बार कहा कि यहाँ के पंचकर्म डिपार्टमेंट सबसे अच्छा है। अरे हाँ, बीएचयू का सबसे अच्छा डिपार्टमेंट तो मैं बोलना ही भूल गया। हाँ, नहीं बोला हूँ, शल्य बोला हूँ, ठीक है। और प्रसूति के पास भी अपना रस है, पंचकर्म का चिकित्सा भी अपने आप में स्वनाम धन्य है। तो कुल मिलाकर के मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखें कि आयुर्वेद की कौन सी ब्रांच ग्लोबलाइज्ड होगी, श्योरली शल्य नहीं होगी। क्लियर? आपको किस ब्रांच में आपको सबसे ज्यादा, अगर आपको ब्रॉड अपॉर्चुनिटी है, तो जान लीजिए कि शल्य नहीं होगी। शल्य की जो भी आप टेक्निक लगाते हैं, उस किस जमाने की टेक्निक लगाते हैं, और एलोपैथिक सर्जरी कहाँ है, आप तुलना कर लीजिए।
आपकी मास्टरी एनोरेक्टल सर्जरी में है, जहां पर कि उनके पास जवाब नहीं है तो ठीक है, आपकी एनोरेक्टल का है। तो अगर आप अपना ग्लोबल प्रोपगेशन चाहते हैं, इंडिया से बाहर जाकर के कुछ करने का बाजवे कातिल में बात रखते हैं कि जोर कितना बाजवे कातिल में है, तो उसके लिए ऑप्शन शल्य नहीं है। अब रही बात पंचकर्म की, बहुत सारे इंस्टीट्यूट अच्छे हैं क्योंकि आपका ग्लोबल प्रोपगेशन, तो पंचकर्म से आप जा सकते हैं, आप अब्रॉड में अपनी फैसिलिटी सेंटर ले सकते हैं। फिर अब आपकी उस देश की गवर्नमेंट पंचकर्म की प्रोसीजर्स को मेडिकल प्रोसीजर के रूप में मान्यता देती है कि नहीं देती है, वेदर दैट पर्टिकुलर योर कंट्री वेयर यू आर थिंकिंग टू एस्टेब्लिश योरसेल्फ इज recognizing your procedures as a medicinal procedure and keeping all that things in the insurance or this all these charges वगैरह etc. ठीक है, तब आप ले लीजिए। ओके, अब प्रसूति, मैं ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, नेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्लोबल प्रसूति ठीक है, एंटीनेटल के लिए तो बहुत अच्छा है, मासानुमासिक सब कुछ आपका बढ़िया चलेगा। मगर क्या सीजर कोई आपसे कराएगा अब्रॉड में? बिल्कुल नहीं, और आपको करना भी नहीं चाहिए। तो यहां आपको पास थोड़ा सा स्कोप बनता है। चलिए, एक ऐसी ब्रांच का नाम बताइए कि जब रंग न फिटकरी रंग चोखा, रंग न फिटकरी रंग चोखा, कौन सी ब्रांच है वो? तो बहुत डिमांडिंग है ग्लोबल लेवल पे। जोर लगाइए अपने दिमाग पे, कौन सी है? थिंक ऑन इट। कुछ आ रहा है? रसशास्त्र का नाम मत लीजिए, मुझे या किसी भी रसशास्त्री को आपको हैप्पी नहीं करना है, खुश नहीं करना है। रसशास्त्र तो अब्रॉड के लिए मोस्ट अनलाइकली ब्रांच है मेटल एंड मिनरल्स को लेकर के। कौन सी? स्वस्थवृत्त एंड योगा, वेलनेस का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में फैल रहा है, प्रमोशन ऑफ द हेल्थ। वो देखिए कि इन चारों इंस्टीट्यूट्स में स्वस्थवृत्त योगा डिपार्टमेंट का क्या पोजीशन है, कैसे है, जहां पर कि आप बहुत डिमांड में रहेंगे, स्वस्थवृत्त और योग है। आप देख लीजिए, अगर आप उस देश ने आपको अगर वो रिकॉग्नाइज भी नहीं किया हुआ है एज सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो भी आप स्वस्थवृत्त योग से आप नॉन इंटरवेंशनल काम अपना कर सकते हैं। आप एक अपनी बढ़िया सेंटर बना लीजिए, थेरेपेटिक क्लेम मत करिए, देखिए कि वेलनेस सेंटर कैसे अच्छा खाना खाएं, कैसे रहें, क्या आसन करें, क्या व्यायाम करें, क्या योग करें, कब उठें, कब सोएं, कब जगें, क्या पहने, क्या नहीं पहने। तो प्रोमाइजिंग ब्रांच स्वस्थवृत्त और योगा ही है सबसे बड़ी। ठीक, ये तो हो गया आपका, ऐसे हर ब्रांच का है कुछ ना कुछ। तो अब जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं फाइनली, कि एक खाली 4 इंस्टीट्यूट तक ही आप अपने आप को सीमित मत रखिए। भारत में बहुत ऐसे संस्थान हैं जहां वो इन 4 इंस्टीट्यूट्स के समकक्ष या इनसे भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में आप कहीं भी जाते हैं तो आपका कर्नाटक के 2-3 इंस्टीट्यूट मैं नाम ले सकता हूँ, एसडीएम हासन, एसडीएम उडुपी, केएलई, केरल में अमृता, आर्य वैद्यशाला कोट्टकल, इन जगहों पर अगर आपको पीजी मिलती है, लेकिन इनका सिस्टम थोड़ा अलग है। देखिए, इन चारों संस्थाओं की फीस बहुत नॉमिनल है, लेकिन जब आप प्राइवेट में जाने लगेंगे तो उनकी फीस थोड़ा अंतर है, लेकिन पेशेंट एक्सपोजर कम नहीं है। मैं तो हमेशा अपने यूजी के स्टूडेंट्स को यही बोलता हूँ, यूजी को, कि बीएचयू से कभी पीजी मत करना। ऑलवेज आई से इन माय क्लास, बीएचयू से पीजी मत करना। पीजी करना हो तो इन बाकी 3 इंस्टीट्यूट्स में जाओ, साउथ में जाओ, क्योंकि तुम्हें डिफरेंट एक्सपोजर मिलेगा, डिफरेंट टीचर्स मिलेंगे। यहाँ यूजी में जिस टीचर से पढ़ते हो, फिर उसी टीचर से पीजी में पढ़ते हो, और बहुत कम ऐसे टीचर्स हैं जिनकी टीचिंग में यूजी, पीजी और डॉक्टरेट लेवल पर उनके कंटेंट में डिफरेंस होगा। वो जैसा यूजी में पढ़ाते हैं वैसा पीजी में पढ़ाते हैं, वैसा ही पीएचडी में बोलते हैं। द डिफरेंस ऑफ द कंटेंट इज डिफरेंट थिंग। तो आई ऑलवेज सजेस्ट कि यूजी यहाँ से कर रहे हो तो पीजी कहीं और से करो। और
खाली स्टाइपेंड पर मत पड़ना, यहाँ स्टाइपेंड ज़्यादा मिल रही है इसलिए यहाँ चले जाएंगे, प्राइवेट में स्टाइपेंड नहीं मिलती है वहाँ नहीं जाएंगे। नॉलेज पे जाना कि कहाँ नॉलेज मिल रही है। 3 साल पैसा नहीं मिलता है तो भी अपने घर से पैसा खर्च कर लो, लेकिन स्किल मिल जाएगी तो अगले 30 साल तुम्हारे बहुत अच्छे होंगे। और 3 साल पैसा मिलेगा तो अगले 30 साल के लिए आपको परेशानी होगी अगर आपको कोई स्किल नहीं मिली। तो आप चूज कर लीजिए 3 ईयर वर्सेस 30 ईयर, व्हाट यू वांट टू डू। कोई और सवाल हो, कोई और बात हो? मैंने कुछ थोड़ा सा देखा था, एक बार तो देख लूं कि सारे मैंने पॉइंट्स पूरे कर दिए हैं। यस, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और इम्प्लीमेंटेशन, इंस्पेक्शन, डायरेक्ट फंडिंग अब्रॉड, सब तो बता ही दिया आपको। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप कहाँ कहाँ शामिल हो सकते हैं। बीएचयू में रहेंगे तो आपको घाट घूमने को मिलेगा, जामनगर रहेंगे तो आप समुद्र तट पर जाएंगे, जयपुर जाएंगे तो आप किला पे जा करके गाने देखिए, आमेर किला पर सुनिए। तो ये सारी चीज़ें भी स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी होती हैं। और दिल्ली का तो पूछना ही नहीं है, हाय रे गर्मी हाय रे ठंडक, दिल्ली का तो सब तमाम गाने ही बने हुए हैं उन पर। और हाँ, मुझे एक भी बताया गया था कि कोई फैशन अगर पेरिस से चलता है तो आकर के मणिपाल में रुकता है। जब एक बार मणिपाल में गया था तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि फैशन पेरिस से चलता है तो मणिपाल में आके रुकता है, बीच के दिल्ली बॉम्बे कहाँ गए। तो वाकई सही है, अगर आपका एडमिशन आप एसडीएम ओडीपी में लेते हैं तो 10 किलोमीटर मणिपाल चले जाइए तो आपको फैशन वहाँ दिखता है माहे में। और ऐसी कोई एजेंसी नहीं है हैवी गाड़ी की जो कि माहे में ना हो। मुझे कई बार जाने का मौका मिला है, वहाँ के फार्मास्यूटिकल कॉलेज ने भी बुलाया है, उडुपी ने भी सेवा का अवसर दिया है। एक बार तो मुझे प्राइज भी वहीं पे मिली थी, इंस्टीट्यूट ऑफ इसकी, देखिए नाम भी भूलता हूँ। ऐसा भी होता है कि आपको जो अवार्ड दे और प्राइज दे आप उसका नाम भूल जाए। चलिए ठीक है, सोसाइटी ऑफ इथनोफार्माकोलॉजी ने मुझे दिया था, तो मैं वहीं से कई बार मैं गया हूँ। तो आपको एसडीएम उडुपी चाहे त्रिवेंद्रम कहीं भी जाइए, स्टाइपेंड मैंने कवर कर ही दिया, रिजर्वेशन आपको बता ही दिया कि कहाँ कहाँ क्या है। एक चीज़ लास्ट में मैं बोलता हूँ कि ये ध्यान रखिएगा कि आपको, हाँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाइएगा, जैसे कि जोधपुर है तो वहाँ के स्टाइपेंड जयपुर से ज़्यादा है। उत्तराखंड में आप देहरादून आइए, उसके स्टाइपेंड दिल्ली से भी ज़्यादा है। नहीं, ना, ये किसी समय था जबकि बराबर था, लेकिन अब यूपी में भी बराबर स्टाइपेंड नहीं है, भी चूँकि कम है। तमाम सीट्स हैं, तमाम जगह पर हैं, ढेर सारे वेरिएशन है। लास्ट वही जो मैं कह रहा था, और बहुत गंभीरता से कहना चाह रहा हूँ, इंस्टीट्यूट का इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कितना है, सोचिए परसेंटेज। चलिए मैं अपना असेसमेंट बताता हूं। आप क्या होंगे ये 50% आप तय करते हैं, चाहे आपका एडमिशन कहीं भी हुआ। एक छोटे से, अब किसी सेंटर को छोटे से करके मैं जब बोल दिया हूं तो किसी का नाम नहीं लूंगा, तो एक छोटे से सेंटर से लेकर के और ये बड़े बड़े सेंटर्स तक 50% ये डिसाइड करेगा कि आप क्या हैं और आप कैसे अपने टाइम का उपयोग कर रहे हैं। आप कितना टेक सेवी हैं, कितना लाइब्रेरी में जाते हैं, क्या क्या करते हैं। और कहना ही चाहिए 25% आपका डेवलपमेंट आपका सुपरवाइजर करता है। अगर आपके साथ, अब सुपरवाइजर अच्छा कौन है बुरा कौन है ये कहने की हिम्मत नहीं है मेरे में, क्योंकि ढेरों लोगों की ढेरों क्राइटेरिया है। आप बंक मारने वालों में शेर रहे हैं यूजी में और थोड़ा एमसीक्यू करके आपने पीजी में एडमिशन ले लिया, तो आपको वो सुपरवाइजर तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा जो कहेगा कि नहीं मेरे से आने के पहले आओ और मेरे जाने के बाद जाओ। क्योंकि आपने यूजी में तो आप पढ़ते कुछ नहीं थे, एमसीक्यू के जोर पर आपने पूरा ठीक किया, एक साल दम लगाया और आपकी मेरिट बहुत अच्छी आ गई, लेकिन आपकी प्रक्रिया तो भागने वाली ही है, तो उसमें आप क्या करेंगे। खैर एनी हाउ, तो आपके लिए सुपरवाइजर बुरा हो गया। और जबकि उस सुपरवाइजर के साथ काम करने के लिए कितने लोग वेटिंग लिस्ट में पड़े होते हैं।
तो 25% सुपरवाइजर आपका कैरियर को, ग्रोथ को डिसाइड करता है, और 25% आपके कैरियर ग्रोथ में आपका इंस्टीट्यूट रहता है, आपके सेल्फ जो आपने कनेक्शंस बनाए, जो आपने अपनी अप्रोचेस तय की, वो तो आप 100% निकलिए, अपने आप को हर चीज़ से तैयार करिए। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आपका स्वागत है। 31 जुलाई को एग्ज़ाम दीजिए। 2274 सीट्स हैं पीजी की, और अगर इन टॉप मोस्ट 4 की जो मैंने बात की, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर आपको मात्र 350 के करीब सीट्स हैं। उस 350 में भी 50% रिजर्वेशन है। बीएचयू के 25 सीटें खाली आपके लिए ओपन है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन तो है ही है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। तो आप देखिए आपके पास सीट्स बचती हैं एक जनरल स्टूडेंट के लिए मात्र 200। तो आपको इसी में आना है, टॉप 100 में आइए, अपनी मनपसंद ब्रांच लीजिए, और आपका मनपसंद सुपरवाइजर आपको मिले जो अपने फील्ड में एक सिग्नेचर हो। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। 31 जुलाई तक एकदम अपने आप को झोंक करके रखिए। आपको दुनिया में कुछ और नहीं दिखाई देना चाहिए, अर्जुन की तरह से उसका लक्ष्य ही बस दिखाई दे और कुछ नहीं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, नमस्ते, अभिनंदन, अभिवादन, ऑल द बेस्ट।